अब इस पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये जो नशिस्तें अब किसी भी पार्टी को नहीं दी गई और माजी में ये दूसरी पार्टियों को दे दी गई थी। अब अगर फाइनल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये होता है कि ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही ये नशिस्तें दी जानी चाहिए, तो उसके फिर नताइज क्या होते हैं, उसका क्या इम्पेक्ट होता है। क्या उसके नतीजे में पहला सवाल ये है कि क्या उसके नतीजे में जो मरकज़ी या वफाकी हुकूमत इस वक्त बन चुकी है वोटों के नतीजे में, क्या उसकी सर्वाइवल भी ख़तरे में पड़ सकती है। क्या तादाद इस तरह बदल जाएगी कि वो हुकूमत को अक्सरियत हासिल न रहे। और क्या इसके नतीजे में जो इंतखाबात हुए हैं, मसलन प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब हुए हैं, तो उसमें भी ये 77 सीटें खाली थीं, तो क्या उसके ऊपर भी इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो सेनेट के इलेक्शन में भी इन 77 जो सीटें थी ये खाली थीं, या फिर इनको दूसरी सीट पार्टियों को दे दिया गया था। अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका भी इम्पैक्ट होगा सेनेट के इंतखाबात में। क्या ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है, और उस इम्पैक्ट के नतीजे में क्या फिर इंतखाबात कालअदम होंगे, वो दोबारा किए जाएंगे। ये वो अहम कानूनी सवालात हैं जिनका जायज़ा आने वाले में हतमी तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ही लेगा, लेकिन हम उसके बारे में कुछ बातें आपके साथ अपनी फ़हम के मुताबिक आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये तो जो 77 सीट्स हैं, इनकी बहाली के बाद इनमें से कोई तकरीबन 23 के करीब नशिस्तें कौमी असम्बली की है। तो उसके नतीजे में कौमी असम्बली में जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टियों का कोलिशन है, यानी बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद है, उनकी तादाद में कमी तो हो जाएगी और उनको जो इस वक्त कौमी असम्बली में 2/3 की मेजॉरिटी हासिल थी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनकी अक्सरियत, सादा अक्सरियत ख़त्म नहीं होगी। इसका मतलब है कि उनकी जो हुकूमत है उसे कोई ख़तरा नहीं है। इस वक्त इन नशिस्तों के अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल भी जाती हैं, लेकिन यह है कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी, और जो वो प्लान कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ तरमीम कर लेंगे, वो तरमीम अब इस तरह आसानी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी सादा अक्सरियत को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह दूसरी असम्बलियों के अंदर जो हुकूमतें बरसर इक़्तिदार हैं, मसलन पंजाब में अगर PMLN की हुकूमत है तो उसको भी कोई ख़तरा नहीं होगा। सिंध के अंदर तो बिल्कुल ही ख़तरा नहीं होगा जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले ही PTI की हुकूमत है, उसकी हैवी मैंडेट है, उसके अंदर कुछ इजाफ़ा हो जाएगा, लेकिन उसके नतीजे में बरसर इक़्तिदार पार्टी की तब्दीली नहीं होगी। तो इसलिए हुकूमतों की तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन आइन में तब्दीली के लिए 2/3 मेजॉरिटी का जो ख्वाहिश की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत में बनी हुई कोलिशन की तरफ से, वो अब नहीं हो सकेगी। अब दूसरा सवाल ये है, ये असम्बली की नशिस्तें खाली थीं जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन दुरुस्त हुआ। अब इसके बारे में एक अहम इंटरप्रिटेशन है जो सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी। अगर वो ये तय करते हैं कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, तो फिर ये 23 नशिस्तों के साथ अगरचे इंतखाबात में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि इन 23 नशिस्तों के हासिल हो जाने के बाद कुछ दूसरे लोग भी अपना फ़ैसला करते हुए उससे मुतासर हो जाते। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन में भी कोई तब्दीली मुतवक्को है? हमारी राय में तो नहीं है, इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला दे भी देती है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें दे दी जाएँ, तो उसके नतीजे में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, उन तब्दीलियों को शायद वो अलाउ ना करे, और वो जो माजी में हो चुके हैं फ़ैसले उन्हीं को तहफ़्फ़ुज़ दे दें। ये कई दफ़ा हुआ है माजी में कि जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत को बड़ा फ़ैसला करती है, किसी हुकूमत को गैर कानूनी करार दे देती है, तो उस हुकूमत के किए हुए फ़ैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दे देती है। अगर वो ऐसा ना करे तो फिर बहुत डिसरप्शन होती है मुल्क के अंदर, फ़ैसले बदल जाएंगे, फिर दोबारा वह फ़ैसले होंगे। तो इसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के बारे में मेरा गुमान यह है कि शायद सुप्रीम कोर्ट उसके इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ देगी, और उसके बारे में तो शायद ये फ़ैसला ना हो कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए। दूसरी बात होगी सेनेट के इंतखाबात की। अब सेनेट के इंतखाबात का मामला ये है कि उसके नतीजे में
सेनेट के अंदर चूँकि अगले 3 साल तक ये इलेक्शन के नताइज का असर रहेगा, तो इसलिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होगा कि सेनेट के इलेक्शन में कम से कम दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, ताकि जो नशिस्तें पीटीआई को मिल सकती थी, और उसमें 6 से लेकर 10 सीटें ऐसी हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं। अगर ये नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाए तो सेनेट भी के अंदर भी उनको एडिशनल कुछ सीटें मिल सकती हैं। और अगर वो नहीं मिलेंगी तो फिर अगर 3 साल तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई उससे महरूम रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि सेनेट के बारे में मेरा ख्याल ये है कि शायद हमारी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्रिएटिव रास्ता निकाले कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी डिज़र्विंग सीट से महरूम न रहे। लेकिन ये सारी बातें मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, इस मफरूज़े पे कह रहा हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मुतालबा है कि उनको ये सीटें मिलनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला कर देता है कि वाकई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्वालिफाई करता है ये सीटों के लिए। और उस सूरत में वो इलेक्शन के जो लॉ है, इलेक्शंस एक्ट 2017, उसकी फिर इंटरप्रिटेशन ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें एक कि वो प्रायोरिटी लिस्ट हो, दूसरी ये कि नॉमिनेशन पेपर्स प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक उम्मीदवारों ने जमा कराए हो इलेक्शन से पहले। इस कंडीशन को फिर सस्पेंड करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मामले में, और उस बारे में एक जस्टिफिकेशन हो भी सकती है। और वो जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चूँकि जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो वो पहले कैसे रिज़र्व सीटों के लिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट और उसके लिए नॉमिनेशन पेपर जमा करा सकती थी। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बहैसियत एक पार्लिमानी पार्टी के तो उस वक्त वजूद में आई है जब आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के सपोर्टेड थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार की है। तो चूँकि ये पार्लिमानी पार्टी वजूद में उस वक्त आई है जब इलेक्शन हो चुके थे, लिहाजा आप उनको एक टेक्निकल बुनियादों पे कि उन्होंने चूँकि पहले प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं कराई, इन नशिस्तों से महरूम करना तो एक नेचुरल जस्टिस के असूल के ख़िलाफ़ होगा। मेरी राय में तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल डिज़र्व करती है कि उनको ये सीटें दे दी जाएँ, और उसकी बुनियाद ये होगी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चूँकि जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और उनको इसलिए ये प्रायोरिटी लिस्ट और अपने रिज़र्व सीटों के उम्मीदवारों के कागजात जमा कराने का मौका नहीं मिला, लिहाजा उनको इस बारे में एक्सेप्शन दी जानी चाहिए। अब ये चूँकि बहुत सी इंटरप्रिटेशन के मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, और इसके बारे में इंटरप्रिटेशन का जो हक़ है वो हमारा आइन सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब 5 रुकनी बेंच वजूद में आएगा, हो सकता है 5 से बड़ा भी बेंच हो, तो फिर वो बेंच इसकी हेयरिंग के बाद किस नतीजे पर पहुंचता है और उसका फ़ैसला क्या होता है। और ये भी याद दिलाना चाहिए कि जिसको कहते हैं कि ये अपनी नौइयत का पहला केस है, इसके बारे में कोई प्रेसिडेंट या नज़ीर मौजूद नहीं है कि पहले इस तरह हुआ था लिहाजा अब इस तरह हो जाना चाहिए। इसके बारे में बहुत क्रिएटिवली सुप्रीम कोर्ट के को इनोवेट करना पड़ेगा और इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में जो नेचुरल जस्टिस के तकाज़े हैं वो भी पूरे हो जाएं और उसके नतीजे में कोई बड़ी डिसरप्शन भी ना हो, और आइन और कानून का जो तकाज़ा है बुनियादी, या जो उसका मंशा है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो जाए, खा उसके जो जुज़ियात हैं टेक्निकल वो ना भी पूरे हो सकें। तो अब आने वाले दिनों में ये बहुत अहम फ़ैसला है जिसका हमें भी इंतज़ार रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करता है। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।